नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेशनल इंटरनेशनल वीकली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 से 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 111वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसी को हिंदी में वैश्विक भूखमरी सूचकांक भी कहते हैं, जिसके जारीकर्ता वर्ल्ड वाइड और वेंथुरगर हिल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जिसमें शामिल देश जो है ना उसमें 125 देश है और इस 125 देशों में भारत का स्थान जो है 111वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति और खराब हो गई है। जारी हुए इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 28.7% है, जो इसे ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां भूख और भूखमरी की स्थिति बेहद गंभीर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत के अन्य पड़ोसी देशों को देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी इससे बेहतर स्थिति में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गोवा में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार गोवा में किया जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस बार 43 खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसका जो आयोजन है वो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। पिछले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था, जिसमें 33 खेलों को शामिल किया गया था और इस खेल में भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 107 पदक जीते हैं। हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2022 में जो वर्ष 2023 में आयोजित किया गया था, चीन के होंगशाओ में संपन्न हुए हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 107 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया है और पदक जीतने वाला चौथा देश बन चुका है। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह पहला मौका है जब भारत ने मेडल का शतक लगाया है। हॉकी खिलाड़ी पी.आर. राजेश एथलीटों की परेड में भारत के ध्वजवाहक थे और अगले वर्ष यानी कि अगला एशियाई खेल मतलब 20वां एशियाई खेल वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, चीन टॉप पर रहा है। चीन 200 स्वर्ण पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर है। उसके बाद जापान दूसरे नंबर पर है और दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर है। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं और चौथा स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पहले स्थान पर चीन है जिसने 188 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसका कुल 356 पदक है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसने 47 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसके कुल 169 पदक है। साउथ कोरिया ने 36 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसका कुल 172 पदक है। भारत का स्थान 28 गोल्ड के साथ कुल 107 पदक जीतते हुए चौथे स्थान पर भारत है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि जापान के कुल पदक 169 है, साउथ कोरिया के कुल पदक 172 है, तो साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर क्यों है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जिनके गोल्ड मेडल ज्यादा होते हैं ना उनकी रैंकिंग ऊपर होती है, ठीक है। इसलिए जापान की कुल पदक कम है लेकिन गोल्ड पदक जाता है, इसलिए जापान दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने जीता है। भारत के नीरज चोपड़ा ने चीन के होंगशाओ में आयोजित एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। चीन के होंगशाओ में आयोजित 19वें गेम्स में भारत की पुरुष हॉकी ने जापान की हॉकी टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इस जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। पुरुष हॉकी में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, रोहित शर्मा ने बनाया है।
विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक का भी रिकॉर्ड बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से आपको दो प्रश्न बनते हैं। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा ने बनाया है। साथ ही साथ वनडे विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतक का भी रिकॉर्ड जो है ना, वो रोहित शर्मा के नाम पे यह रिकॉर्ड बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डेविड वार्नर ने बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर ने 19 पारियों में यह कारनामा किया है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स ने 20-20 पारियों में यह कारनामा किया था। अगला प्रश्न है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी हाल ही में जारी BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने यह रैंकिंग हासिल की है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा को नामित किया है। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया है। विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान जारी कर इस बात की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 10 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिकांता एच होबलीधर ने बनाया है। भारत की युवा धावक मणिकांता एच होबलीधर ने नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मणिकांता ने 100 मीटर की रेस में 10.23 सेकंड का समय लिया, जो एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले अमी कुमार मलिक ने 100 मीटर में 10.26 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। इसमें उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रतापगढ़, अंतु और विश्वनाथगंज शामिल है। प्रतापगढ़ अब मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा और अंतु अब मां चंद्रिका देवी धाम अंतु हो गया है और विश्वनाथगंज का नामकरण शनि देव धाम विश्वनाथगंज हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगटिका है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की कैटेगरी में रखा गया है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 449 स्थानों को चिन्हित किया है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थानों को चिन्हित किया है। यह अभियान का पहला फेज 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया था। विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के दूसरे फेज की शुरुआत 2 अक्टूबर 2023 से किया गया है। दूसरे फेज के तहत साफ सफाई करने के लिए देश भर में 449 स्थलों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांग जन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों में समान अवसर प्रदान करना और प्रतिभा को बढ़ावा देना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत करेगा। तो पार्लियामेंट G20 के अंतर्गत जो है ना पार्लियामेंट स्पीकर समिट होना है, उसी को P20 समिट भी बोल रहे हैं। ठीक है,
G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन भारत की अध्यक्षता में 12 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया जाएगा, यानी कि यशोभूमि में किया जाएगा। इस बैठक में 25 देशों के स्पीकर, G20 सदस्य देश, आमंत्रित देशों के 10 डिप्टी स्पीकरों ने भाग लेने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये पार्लियामेंट स्पीकर समिट भी है ना, ये G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.50% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में इस बार रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा गया है। यह लगातार चौथी बार है जब रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है भी वर्तमान में? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है प्लास्टिक बोतल विनाष्टीकरण से है। कील विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र में एक एंजाइम PET 46 की खोज की गई है। इसका उपयोग एंजाइम प्लास्टिक बोतलों में पाए जाने वाले PET प्लास्टिक का विनाष्टीकरण विघटन करने में सक्षम है। पॉलीइथिलाइन टेराफ्लेथलेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण कब किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 अक्टूबर को किया है। भारतीय वायुसेना दिवस जो है ना, वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपने 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेलंगाना में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है। इन कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन और आय सृजन करना है। अगला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड दिया है। अगला प्रश्न है, BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने बानी वर्मा को कंपनी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुकेश अंबानी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। साथ ही गौतम अडानी जो है इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय कुमार सूद ने किया है। तो भारत NCX 2023 का फुल फॉर्म जो है ना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023 है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत के साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे और तत्परता को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है तेलंगाना में की है। तेलंगाना के समक्का एवं सरकक्का में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संशोधन के साथ ही जनजाति समुदाय को
उच्च शिक्षा का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल का रास्ता साफ हो गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट के किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा युवा भारत को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह संस्था युवाओं को उनके सपनों को साकार करने और एक विकसित भारत का निर्माण करने में मददगार साबित होगी। इसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उन्नाव में किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने यूपी के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंकज वोहरा ने किया है। अहमदाबाद के पंकज वोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। IACC के भारत में 14 कार्यालय सहित अमेरिका में 27 साझेदार संगठन है जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NTPC है। NTPC फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय PSU बन गया है। NTPC विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। फोर्ब्स हर वर्ष शीर्ष 700 कंपनी की पहचान करने के लिए यह लिस्ट जारी करती है। अगला प्रश्न है, एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पत्रकारिता के क्षेत्र से व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामिया सुलूहु हसन है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लाउडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। साल 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। उन्होंने यह पुरस्कार श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। गोल्डिन को यह पुरस्कार उनके शोध के लिए दिया गया है। यह शोध श्रम बाजार में लिंग अंतर की समझ को आगे बढ़ाता है। उन्होंने यह अवार्ड महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ाने के लिए किए गए उनके शोध के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड्स में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का समारोह का आयोजक डच रिसर्च काउंसिल है और स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति बनी है। प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। सुधा मूर्ति को टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार प्रति वर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। सुधा मूर्ति जो है इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए की है। अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। इस योजना का कार्यान्वयन 2 अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख की सीमा के भीतर आती है, हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी के पश्मीना उत्पाद को जीआई टैग मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर के पश्मीना उत्पाद को जीआई टैग मिला है। बसोहली पश्मीना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। पश्मीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरियां शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी के कलारी को जीआई टैग दिया गया है? इसका भी आंसर है ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। कलारी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का प्रमुख व्यंजन है। कलारी एक प्रकार का पनीर है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।